करते हैं मंदिर। मंदिर स्थापत्य कला। तो बेसिकली भारत में मंदिरों का निर्माण जो है, इसकी शुरुआत किसने की थी? है यार, मैंने आप लोगों को 12th क्लास में पढ़ाया है। गुप्त काल में इसकी शुरुआत होने का क्रेडिट जाता है। और बेसिकली मंदिर जो हमारे यहाँ है, 3 आर्ट में बनाया है, 3 कला में। अगर उत्तर भारत में आप चले जाओ, जिधर हम लोग रहते हैं, तो इधर है नागर शैली, ठीक है। और दक्षिण भारत में चले जाओ तो है द्रविड़ शैली। और जो मध्यवर्ती इलाके हैं वहां पे है वेसर शैली, जो कि नागर शैली और दक्षिण भारत का जो द्रविड़ शैली है, ये दोनों का मिक्सर, क्योंकि दोनों का प्रभाव पड़ता है बीच वाले एरिया में। और अगर तो कश्मीर साइड में चले जाओ तो वहाँ छोटे छोटे एरियाज में अपने साइड में मंदिर बनाए जाते हैं, लेकिन वो मेजर नहीं है। मेजर तौर पे जब आप एग्जाम में आएंगे, परीक्षाओं में आएंगे, तो 3 तरह की शैलियों की बात करेंगे: नागर शैली, द्रविड़ शैली और वेसर शैली। सबसे पहले नागर शैली की बात कर पाते हैं। तो नागर शैली में क्या होता है कि ये मंदिर आपको मिलेंगे हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत श्रृंखला के मध्य में। हिमालय तो पर्वत श्रृंखला से लेकर जो विंध्य का पर्वत है, उसके बीच में जितने मंदिर का आपको मंदिर दिखेगा, अधिकतम मंदिर आपको नागर शैली में बने मिले। तो एक एरिया पे पता चल गया कि ये नागर शैली कहां से कहां तक हो सकता है। इसकी विशेषता क्या होती है? तो विशेषता होता है कि इसमें एक गर्भगृह होगा। गर्भगृह समझते हैं ना, जहाँ जो भी, जैसे बहुत सारे मंदिर में बहुत सारे देवी देवता होते हैं, लेकिन जो मुख्य प्राण प्रतिष्ठा जहाँ होता है, मुख्य देवता जहाँ होता है, तो ये सबसे पवित्र स्थल होता है और मुख्य देवता यहाँ पे स्थापित किया जाएगा। तो वहाँ पे कोई और भी अंदर नहीं जाता, सिर्फ पंडित ही जाएगा? हाँ, नहीं वैसे अब हमारे यहाँ तो पूजा पाठ के लिए लोग जाने लगे हैं, लेकिन बेसिकली ये चीज तो आपको स्वर्ण मंदिर पे लागू होता है, वहाँ पे कोई नहीं जा सकता। लेकिन गर्भगृह है, वहाँ पे पूजा वूजा होने लगा है आपको होता है, लेकिन बहुत लोग अंदर जाने में परमिशन नहीं रहता, हाँ, क्योंकि वो पवित्रता की बात होती है। वहाँ पे जाने से रोक नहीं है, लेकिन वहाँ पे जाने के लिए पवित्र होना आवश्यक है। जैसे अभी आपके शहर में बहुत एक विशाल मंदिर बन रहा है, भगवान परशुराम भगवान का मंदिर बनकर तैयार है, वो भी आपके नागर शैली में ही, ठीक है। और फरवरी माह में वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा होना तय हुआ है। तो जब तय हो जाएगा तो हमको लगता है कि फलाओं के लिए वो अलौकिक मंदिर होगा, और मतलब अद्भुत है, जिस विशालता और जिस खूबसूरती के साथ तो बनाया गया है। सब लोग जाएंगे ही तो पता चलेगा ही। हाँ, लेकिन ऐसा है कि एग्जाम टाइम पर जा रहा है, देखते हैं। तो इसमें क्या होगा, गर्भगृह होगा। तो भाई अगर नागर शैली में परशुराम मंदिर बना है तो उसका भी गर्भगृह होगा। तो गर्भगृह होता है। उसके बाद क्या होता है, मंडप होता है। तो मंडप, जैसे गर्भगृह के बाहर जो है ना, मंडप बना हुआ होता है। तो कोई पिलर रहेगा और उसको मंडप को क्या बोले, बरामदा कह सकती हूँ। तो मंडप होगा, अलग से बरामदा होगा, ठीक है। और उसके बाद इसका जो शिखर होता है ना, शुद्ध वर्क रेखी होता है, एकदम गोलाकार होता है। इसमें गुम्बज टाइप, हाँ, गोलाकार गुम्बज होगा। जैसे बाकी में जाएंगे तो वहां पे वक्र रेखी होगा, लेकिन होगा नहीं होगा, वहां पे बहुत सारे डिजाइन होगा। इसको समझने के आप लोग यहाँ देखिए। तो इसमें खास बात क्या है ना, कि ये विमानन शैली से भिन्न होता है। द्रविड़ का जो ये गुम्बज होता है, विमानन शैली में होता है, लेकिन यहाँ पे विमानन शैली नहीं होता है। यहाँ पे क्या है कि आधार से धीरे धीरे से देखिए मुड़ेगा। और इसमें एक आमलक होता है। आमलक मतलब जो कलश होता है ना, कलश ऊपर में शिखर पे जो कलश होता है, उसके नीचे एक आमलक होता है, जो बेसिकली आपसे पूछेगा कि आमलक क्या है। तो आमलक देखिए यहाँ पे होगा, कलश के ठीक नीचे, ठीक है। आमलक क्या होता है, तो शिखर पर शिखर रखा गया मोचेदार क्या बोलते हैं इसको, खांचेदार पत्थर का टुकड़ा, ताकि इसमें कलश बैठ सके। खांचा बनाने वाले का ऐसे आम का कैसा होता है, लोग पहले डॉ बनाते थे, उसमें आम बनाते थे, तो उसमें खांचा बनता है ना, इसीलिए आज को आमलक कहा गया कि आमलक कैसे रहेगा, और इसी में कलश शिफ्ट किया जाए। तो ये होता है आमलक। और आमलक के ऊपर क्या होगा, कलश स्थापित किया जाएगा। बेसिकली या तो पवित्र धातु का होगा, ज्यादातर आपको तांबा का मिलता है, पीतल का मिलता है, इस टाइप का चीज मिलता है, तो पवित्र धातु का होगा। और या फिर कभी कभी पत्थर का होता है। तो ये जो है टॉप फ्लोर, कलश का सबसे ऊंचा बिंदु है, ठीक है। अब ये देखिए मंदिर जो है ना, तो यहाँ से जब निकला, यहाँ से सीधे वर्गाकार होते गया, ये शिखर हो गया आपका। ये मंडप है, मंडप जो है लगा हुआ है,
1 2 3 4 5 10 मंडप भी हो सकता है। उसको तो ये कितने जगह बनाया इसमें डिपेंड करता है। तो ये बरामदा जो है बहुत बड़ा भी हो सकता है। ये आपका गर्भगृह हो गया, मुख्य मंदिर, एक गर्भगृह। इसके बाद बहुत सारे मंडप हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं, बहुत सारे भी हो सकते हैं। जहाँ मान लो कम जमीन में कम खर्चे बनाए गए वहाँ हाँ एक ही। जैसे मान लो सूर्य मंदिर देखिए उठा देंगे क्या, सूर्य मंदिर तो गर्भगृह के बाद थोड़ा सा मंडप चारों तरफ से है ना, या फिर अभी परशुराम मंदिर हो गया, फिर वो अभी यहाँ चैनपुर में जो कुतुबशाह मंदिर बना हुआ है उसके सामने भी मंडप है ना। तो ये मंडप बना हुआ है, ठीक है। इसकी खास बात क्या है, जनरली बरामदा को बोलते हैं ना, हम लोग यहाँ बरामदा बोलते हैं, लेकिन मंदिर है तो मंदिर में बरामदा नहीं होगा ना, वहाँ पे मंडप बोलते हैं। घर में बरामदा होगा, लेकिन वो तो मंदिर है ना, तो मंदिर में उसको मंडप बोलना चाहिए, ठीक है। जैसे इधर का जो मंडप होता है वो उसमें ये मतलब क्या बोलते हैं, ऊपर में गुम्बद नहीं होता है, लेकिन अधिक मंदिरों में जो मंडप होता है उसमें भी गुम्बद होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि पावर, गॉड पावर तो यही से कनेक्टेड माना जाता है ना। और इसमें खास बात क्या है, तो इसमें खास बात है कि आमलक हो गया, कलश हो गया। शिखर का जो प्रकार होगा ना 2 प्रकार से होगा। एक तो कॉमन होगा जिसको लोग बोलते हैं रेखा प्रसाद, सबसे आम जो कॉमन सब जगह मिलता है वो रेखा प्रसाद होता है, ये वाला। और कहीं कभी पिरामिड पिरामिड नुमा होता है मंडप के और लिए। ये हम लोग का जो सिंगल का है ना, हाँ। तो वो पिरामिड नुमा ही है, मीन्स ऐसे पूरा। नहीं, ये देखो, ये शिखर जो होगा ना गर्भगृह का, ये आम होगा, कॉमन होगा, ये वर्तरेखीय होगा, गोला, ठीक है। लेकिन मंडप जो मंडप होगा ना, ये इसको बोलते हैं फमसाना स्टाइल या फिर फंसारा स्टाइल, मतलब पिरामिड नुमा होगा, इसको बोलते हैं फमसाना। ये मंडप पे नहीं दिखा है ऐसे क्या बोलते हैं गुम्बद, ये फमसाना या फंसारा स्टाइल में होगा, और इसको बोलेंगे हम लोग पिरामिड नुमा अपने भाषा में। पिरामिड समझते हैं ना। और ये जो मंदिर होगा ये आपका गर्भगृह हो गया, स्तंभों पर आधारित हो गया, और पवित्र रेखा पवित्र स्थल हो गया। इसमें आप क्या बुझ गया, ठीक है। बाकी कुछ बात नहीं रहा है। अब इसमें क्या खास है कि ऐसे मंदिर जो होते हैं ये ऊंचाई पे होते हैं, चबूतरे पे होते हैं। बेसिकली जो नागर से लेकर मंदिर होगा ये एक हाइट पे होगा। पहले चबूतरे बनाए जाएंगे, चबूतरा को क्या होगा दस मंदिर के भाषा में, एग्जैक्टली वर्ड याद नहीं आ रहा है। नहीं क्या, तो ये जो होगा ना एक हाइट पे होगा, और हाइट के बाद मंदिर निर्माण होगा। आप अगर नागर सैनिक मंदिर जहां भी देख लो, जैसे आपको हम एग्जाम्पल दे रहे थे परशुराम मंदिर या सूर्य मंदिर या फिर कुतुबशाह का मंदिर, आप जिस भी मंदिर में गए होंगे तो मंदिर का निर्माण जो है एक चबूतरे पे ऊंचाई से बाद में हुआ है ना। तो ये नागर शैली की विशेषता होगी। तो नागर शैली जहाँ पे बना हुआ है ना, ये हाइट होगा, फिर एक और हाइट होगा, तब जाके मंदिर का निर्माण होगा। क्लियर है? हाँ। नागर शैली समझ में आ गया। तो उत्तर भारत में मंदिर कैसे होते हैं, नागर मंदिर। ये पिलित होते हैं, पिलित के बाद एक चबूतरा होता है, चबूतरा के बाद गर्भगृह और इसके मंडप होते हैं। इसका अगर जो गुम्बद होता है कैसा होता है, वक्र रेखीय होता है। उसके बाद ऊपर में आमलक होगा और उसके ऊपर में कलश, ठीक है। इसकी कुछ उप शैलियां भी, सब स्टाइल इसको बोलते हैं। मेन नागर स्टाइल हो गया, और इसके कुछ सब स्टाइल भी हैं जो आपको नॉर्थ इंडिया में मिलेंगे। वो कौन कौन सा है, तो आपको कलिंग का मंदिर देख लो, इसको हम लोग उड़ीसा शैली बोलते हैं। कलिंगा टेम्पल जो है उड़ीसा शैली है। कलिंगा टेम्पल में खास बात क्या है ना कि शिखर जो है ना वो देउल, इसको देउल कहा जाता है, CEUL। तो कलिंगा मंदिर के का जो उड़ीसा शैली का जो मंदिर है उसके शिखर क्या कहा जाता है, देउल कहा जाता है। और इसका मुख्य मंदिर जो होता है, इसमें तो 2 मंदिर होता है। जैसे यहाँ पे मंदिर है ना, ये मुख्य मंदिर को क्या हो गया, ये हो गया रेखा देव, ये हो गया रेखा देव, और इसको बोला जाएगा पीढ़ा देव। तो मंडप बोला जाता है उड़ीसा शैली में पीढ़ा देव, और गर्भगृह या मुख्य मंदिर जो होता है उसको बोला जाता है रेखा देव। तो ये उड़ीसी शैली में, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो कोणार्क का सूर्य मंदिर मिल जाएगा, और पुरी का जगन्नाथ मंदिर मिल जाएगा। ये 2 एग्जाम्पल आते हैं
नागर शैली का सब स्टाइल और इसी शैली या कलिंग शैली इसको बोलते हैं। यहाँ पे ब्लैक और व्हाइट पत्थर दोनों का यूज हो जाता होता है। अब आता है खजुराहो शैली। नॉर्थ इंडिया में ही एक खजुराहो शैली पाई जाती है, जो बेसिकली चंदेल शैली भी इसको नाम से जानते हैं। खजुराहो शैली का चंदेल शैली के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ऊंचे जगती, जगती का मतलब होता है चबूतरा। देखिए जहाँ जगती, यहाँ भी देखिए जगती शब्द का प्रयोग किया गया है। तो जगती जो है ना, अगर आप चबूतरा कर रहे हैं तो वो आपके घर के लिए हो सकता है, लेकिन मंदिर में इसको जगती बोला जाता है, ठीक है। तो ऊंचे जगती पे मंदिर होगा। जैसे हम लोग क्या बोल देते हैं कि ऊंचा पे चबूतरा बना हुआ रहता हूँ, बैठो चाहे चबूतरा में जाकर पूजा करो। तो मंदिर में चबूतरा शब्द का प्रयोग नहीं होता है, उसको बुलाया जाता है जगती। चबूतरा आपके घर में प्रयोग होगा। घर में आप हॉल बोलते हैं, लॉन बोलते हैं, बरामदा बोलते हैं, लेकिन मंदिर में वो मंडप होता है। बेसिकली अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो आपको ये जानना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप धार्मिक स्थान स्थल पे जा रहे हैं तो उसके लिए शब्दों का चयन भी होना चाहिए ना। अब भगवान को भगवान का क्या बोलते हैं उसको, आदर भी दीजिएगा तब ना। तो ये जो चबूतरा को क्या बोलते हैं, जगती बोलते हैं। तो खजुराहो शैली जो है ऊंचे जगती पे है, मतलब बहुत ऊंचाई पे बनाया गया है। खजुराहो का मंदिर अगर आप देख लीजिएगा जो भी शैली में होगा, अगर आपके पास मोबाइल देख लीजिए, हाई पे बना हुआ है। तो वो जो ऊंचाई है ना, वो जिसको हम लोग लोकल लैंग्वेज में चबूतरा कहते हैं, वो कहा जाता है जगती। और उसके बाद क्या है कि अलंकृत बाहरी मूर्ति कला। तो जो खजुराहो शैली है, इसमें मूर्तियां जो है वो बाहर में भी होती हैं। खजुराहो के मंदिर के देखिए वो बाहर में मूर्ति दिखेगा तुमको, तो उसमें अलंकृत मंदिर मूर्ति जो है वो बाहर है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि मुख्य शिखर। तो इसका जो मुख्य शिखर है ना, यहाँ पे सिंगल था, यहाँ पे छोटे छोटे कई शिखर बने, यहाँ पे भी शिखर है, यहाँ पे शिखर है, यहाँ पे शिखर, ऐसे शिखर बना होगा। तो बहुत सारे जो शिखर हैं, एक पुरस्रिंग है। यहाँ देखिए ये खजुराहो का शैली आपको दिख रहा होगा, बहुत सारी है ना, छोटा छोटा शिखर बना हुआ है। और ये हमेशा ऊंचाई से होता है, बना हुआ है। मूर्ति है ना, तो मूर्ति बाहर भी है बना हुआ है। ये सब मूर्तियां आपको अंदर नहीं है, ये मूर्तियां बाहर में। तो ये हो गया खजुराहो शैली। इसका एग्जाम्पल अगर कहिएगा तो कंदरिया जो महादेव का मंदिर है, ये सबसे इसका मुख्य एग्जाम्पल है, ठीक है। इसका मुख्य एग्जाम्पल क्या है, कंदरिया महादेव मंदिर। कंदरिया महादेव मंदिर, महादेव का भगवान शिव का मंदिर है, कंदरिया नाम है उसका। उसमें फिर कुछ एक और सब स्टाइल है, उसको हम लोग बोलते हैं सोलंकी शैली। तो सोलंकी शैली जो है ये गुजरात और राजस्थान में ज्यादा प्रचलित है। सोलंकी शैली कहाँ प्रचलित है, गुजरात और राजस्थान में। और यहाँ पे सफेद संगमरमर का प्रयोग होता है। और इन मंदिरों में सूर्य कुंड पाया जाता है, ठीक है। तो इन मंदिरों में क्या पाया जाता है, सूर्य कुंड पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल अगर आप देना चाहिएगा तो भीलवाड़ा में जो जैन मंदिर है, या फिर भीलवाड़ा के जैन मंदिर जो है माउंट आबू में पड़ता है, फिर मोढेरा का सूर्य मंदिर है। तो ये सब आपको इसका उदाहरण है। क्या हुआ, मुस्कुरा रही है संजय, कोई डर थे क्या, पक्का मैं कुछ गलत नहीं कर नहीं, गलत नहीं, क्योंकि मतलब नया चीज आ रहा है ना, तो एक्सप्रेस। अच्छा मच्छर मारे थे इसलिए, कोई बात। तो ये आपका था नागर शैली और इसका मतलब नागर स्टाइल और इसका सब स्टाइल। तो ये बेसिकली नॉर्थ इंडिया में होता है। कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं। ओके। अब दूसरा स्टाइल जो है वो है द्रविड़ स्टाइल। तो नाम से क्लियर है कि साउथ इंडिया में होगा। द्रविड़ जो है वो साउथ इंडिया में होगा। द्रविड़ स्टाइल जो है ये इसका जो कालखंड है, प्रारंभिक चालुक्य राजवंश, पल्लव वंश, चोल वंश, पांड्य वंश और विजयनगर काल में जितने भी मंदिर बनाए गए हैं वो द्रविड़ शैली में ही आपको मिलेंगे, ठीक है। इस मंदिर की विशेषता क्या होती है, यहाँ देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। मंदिर जो है वो चौकोर आधार पे बना हुआ होता है। मंदिर जो है ना ये चौकोर आधार पे बना हुआ होगा, मतलब चरकुटा रहेगा, ठीक है। और इसका मुख्य टावर जो है इसको विमान टावर है। जो टावर दिखाता है ऊपर में गुम्बद के लिए, ये वाला ये सीढ़ी नुमा टाइप का होता है, इसको क्या रहता है, विमान कहा जाता है।
और एकदम सीढ़ीनुमा होगा ये। द्रविड़ शैली का देखो, हमारे यहाँ जो मंदिर बनता है सीढ़ीनुमा नहीं होता है, वो वक्राकार होता है, सीधे आपको स्टेप में बोला जाएगा। लेकिन द्रविड़ वाला जो होता है वो स्टेप वाइज चलेगा, तो सीढ़ीनुमा होगा। और इसके टॉप में क्या होगा? झंडा शिखर, शिखर मुख्य झंडा शिखर। भी लगाते हैं। कलश होगा, उसके ऊपर झंडा होगा। झंडा तो कॉमन है, झंडा तो होगा ही, उसको शिखर बोलते हैं। मतलब उसके ऊपर कुछ नहीं होगा, सबसे टॉप फ्लोर है, उसको शिखर बोलेंगे। और प्रवेश द्वार पर क्या होता है? देखिए, प्रवेश द्वार पर एक विशाल गोपुरम होगा, मंदिर से भी ऊंचा होगा। वो गोपुरम एंट्री प्रवेश द्वार। हाँ, तो दक्षिण भारत का जो मंदिर होता है या द्रविड़ शैली का जो मंदिर होता है, वहां पे एक गोपुरम होता है। गोपुरम से आप एंट्री किए, ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा जगती मिलेगा, प्लेस खाली रहेगा। ये तो हाँ हाँ ये प्लेस खाली है। उसके बाद जगती बना हुआ है। जगती मतलब क्या होता है? चबूतरा। चबूतरा। उसके बाद अधिष्ठान पीठ है, जहाँ पे मतलब जय भगवान हो सकता है। उसके बाद क्या है? तो उसके बाद ये बना हुआ है आपका द्वार। मंडपम, ये मंडप है, ठीक है। और मंडप के बाद बीच में गैप होगा। यहाँ पे क्या था? मंडप के बाद गैप नहीं था, मंदिर से सटा हुआ, हाँ गर्भ से सटा हुआ सभी मंडप चल रहा है, लेकिन यहाँ पे मंडप के बीच में अंतराल होगा, ठीक है। और उसके बाद ये गर्भगृह होगा और यहाँ पे ये मूर्ति होगी, गर्भगृह। तो ये है आपका कौन सा शैली? द्रविड़ द्रविड़ शैली। शैली। अब इसमें जो मूर्तियां होती हैं, बेसिकली देखिए बहुत सारी मूर्तियां होती हैं। देवताओं की मूर्ति होगी, नर्तकियों की मूर्ति होगी, पशु पक्षियों की मूर्ति होगी, और इनकी उत्कृष्ट आकृतियां आपको वहां पे देखने को मिलेंगी। तो द्रविड़ शैली में किसी चीज की? पशु पक्षियों की, ज्यादा देवताओं देवताओं की, पशु पक्षियों की, और नर्तकियों नर्तकियों की मूर्तियां वहां पे होंगी। और इसके चारों ओर परकोटा होगा। चारों ओर क्या होगा? परकोटा को क्या बोलते हैं? घर में हम लोग इसको बोलते हैं बाउंड्री वॉल या हाता। लेकिन मंदिर में जो होता है उसको बाउंड्री वॉल नहीं बोलेंगे, हाता नहीं बोलेंगे, उसको बोला जाता है परकोटा। देखिए, शब्द पे बहुत फर्क है। जो लोग नहीं जानते हैं, मंदिरों में पूजा तो रोज करते हैं, लेकिन कुछ शब्द का प्रयोग करके वहां जाते हैं। तो जो उसके चार दीवारी होती है उसको बोला जाता है परकोटा। चबूतरा को क्या बोला जाता है? जगती। तो ऐसे शब्द जो है, जब तक आप धार्मिक अध्ययन नहीं कीजिएगा आपको नहीं पता चलेगा। तो परकोटा जो होता है, और परकोटा के अंदर में क्या होगा? जलकुंड। जलकुंड मतलब अधिकतर द्रविड़ शैली के जहां मंदिर हैं वहां पे आपको पॉन्ड आसपास में मिलेंगे, तालाब आसपास में मिलेंगे। मतलब जल, वहां जल का स्रोत होगा। क्योंकि बेसिकली क्या होता है ना, कि जो अर्घ होता है भगवान का, जो पूजा करना होता है, उसके लिए जल की, देखो जल और अग्नि के बिना पूजा तो अधूरा है। 5 तत्व जो है वो 5 तत्व की आवश्यकता है पूजा में होती है। तो इसीलिए वहां पे जल कुंड मिलेगा। और अगर इसका एग्जाम्पल दिया जाए तो बृहदेश्वर मंदिर जो है तंजावुर का, तमिलनाडु में पड़ता है। मीनाक्षी मंदिर मदुरै, मीनाक्षी मंदिर विजयनगर में था ना? नहीं, विजयनगर में हम्पी का। अच्छा, विजयनगर में हम्पी मंदिर था। मीनाक्षी मंदिर मदुरै में है और श्रीरंगम मंदिर त्रिची में है। तो ये सब एग्जाम्पल जो है द्रविड़ शैली के मुख्य एग्जाम्पल है। लेकिन अगर आप साउथ इंडिया में चले जाएगा तो वहां आपको गोपुरम इस सब का एग्जाम्पल मिलेगा ही मिलेगा। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब ये 2 शैलियां हैं। इन 2 शैलियों के बाद तीसरी शैली जो महत्वपूर्ण है वो है वेसर शैली। तो वेसर शैली बेसिकली दक्कन के भागों में है। दक्कन, जिसको हम लोग आंध्र प्रदेश का कुछ भाग और कर्नाटक को कंक्लूड करते हैं। कर्नाटक पूरा और आंध्र प्रदेश का कुछ भाग। तो यहाँ ये मंदिरें जो बनी है ये चालुक्य वंश और होयसल वंश के कालखंड में बनी है, जो 7वीं से 13वीं शताब्दी तक राजा रहे थे, ठीक है। और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है? तो बेसिकली इसकी विशेषता क्या है ना, कि ये है आपका द्रविड़ शैली और ये है नागर शैली। तो दोनों को मिला के इसमें दोनों का मिश्रण मिलता है। हाँ, दोनों का मिश्रण मिलेगा। दोनों की कलाकृति इसमें समाहित की गई है। इसमें जो अच्छा लगा इसको भी दे दिया, इसमें जो अच्छा लगा उसको भी दे दिया। दोनों को मिलाकर बताया। दूसरा खास क्या है कि इसका जो शिखर होता है ना, अर्ध वक्राकार होता है। मतलब इनका अगर आप बेसिकली वेसर शैली का मंदिर आप देखोगे तो ये मंदिर ही पूरा गोला होता है ऐसे, और ये अर्ध वक्राकार होता है, मतलब आधा गोला, ठीक है। अगर आपके पास होगा तो देख सकते हो। उसके बाद क्या, मंदिर के आधार पर
सूक्ष्म मूर्ति कला का सजावट है। तो ये जो पिलर होता है ना, पिलर में भी छोटा छोटा मूर्ति डिजाइन किया जाता है। पिलर में बनाया जाता है। हाँ, इसी को स्तंभ बोलते हैं। तो स्तंभ या आधार जो इसका बेस है, उसमें भी आपको मूर्ति कला दिखेगा, और इसमें मूर्ति कला से ही सजावट किया गया है। ठीक है। और इसका प्रयोग जो किया गया है, बनाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है, वो साबुन पत्थर का होता है। सोपस्टोन उसको बोलते हैं। इसकी खास बात क्या है कि इस पत्थर में खिसावट नहीं होती है और काफी चिकना होता है, और चूंकि ये साबुन के रंग का होता है, इसलिए हाँ, ये देखिए, ऐसा हाँ, देखने में एकदम वैसा ही लगेगा, कट गया नहीं, और काफी चिकना होता है, और काफी मतलब जैसे फिसलता है ना, जैसे साबुन पे अगर आप पैर रख लो तो निकल जाओगे फिसल के। तो ये देखिए मंदिर है, आपको ये वैसे सच चलेगा। इसमें गुम्बद दिख रहा है, बहुत छोटा सा दिख रहा है, अर्धवक्राकार दिख रहा है ना, अर्धवक्राकार इसमें। और इसमें देखिए जितने आपके स्तंभ दिख रहे हैं सब में मूर्ति है। तो ये आपका हो गया। अच्छा, पत्थर के बारे में बता दिया भैया जी, पत्थर आपको दिखा भी दिए अपने लैपटॉप। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, तो होसलेश्वर मंदिर जो हलेबुली में है, और चनकेश्वर मंदिर बेलूर में है, और एहोल आर्ट बादामी मंदिर। तो ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जो आपको कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश के भाग में पड़ता है। ये वेसर शैली का है। तो बेसिकली 3 ही शैलियां आपके एग्जाम में आती हैं, हालांकि इसके सब स्टाइल भी हैं। तो सब स्टाइल में मैंने आपको बताया है कि उड़ीसा स्टाइल है, लाहौर स्टाइल है, सोलंकी स्टाइल है, और कश्मीर स्टाइल है। आपका विषय हो गया कश्मीर स्टाइल। तो इसका कश्मीर स्टाइल में 2 ही मंदिर आपको दिखेगा बेसिकली, मार्तंड कसुर मंदिर और एक शंकराचार्य मंदिर जो है, वो कश्मीरियों का अलग स्टाइल में बनाया गया मंदिर है, उसको कश्मीरी शैली कहते हैं। और अगर आप चले जाइए नागा और हिमालयी शैली जिसको बोलते हैं, जहाँ पे हिमालय के तट पे नागा लोग रहते हैं, तो उनका जो शैली होता है ना, वहाँ पे लकड़ी का मंदिर होता है, पत्थर का मंदिर होता है, मतलब वहाँ पे छोटे छोटे मंदिर होंगे। ये आपको बेसिकली हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में देखने को मिलेंगे। तो हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। और एमसीक्यू आज फिर से दें सेकंड वाला शेयर करते हैं। तो कल फर्स्ट राउंड हुआ था जिसका आपको याद नहीं किए और नहीं लिखे गए। आप लोग के लिए अच्छी बात होगी, लेकिन मेरे लिए तो उठाना होगी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरे से बड़े हैं, और बड़े हैं नहीं, बड़े मानते हैं, बड़े तो हैं नहीं, लेकिन आप लोग अगले दिन इसका क्वेश्चन कर पाइए, कम से कम याद तो कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, अजंता की गुफाओं में मुख्यतः कौन सी बौद्ध शाखाओं का प्रभाव देखा जाता है? तो रॉन्ग आंसर है महायान, सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देवगिरी का युद्ध 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने किसको पराजित किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो युद्ध लड़ा था 1296 में, ये देवगिरी का युद्ध था। इसमें उसने किसको हराया था, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान, मलिक कफोर, राजा भोज, रामदेव यादव। और क्या बोले, डेट क्या बोले? 1296। तो इस युद्ध में हराया गया था रामदेव यादव जी को। अलाउद्दीन खिलजी ने रामदेव यादव को हराया था। अगला क्वेश्चन है, मंजूश्री मुल्कल किस भाषा में लिखा गया है? मंजूश्री मुल्कल किस भाषा में लिखा गया है? पाली, प्राकृत, तिब्बती, संस्कृत। तो संस्कृत इसका सही जवाब हो जाएगा। दोहा कोश एक पुस्तक है, दोहा कोश, इसके रचयिता कौन है? दोहा कोश के रचयिता कौन है? राहुल संस्कृत्यान, नागार्जुन, असन, सरहपा। सरहपा सही जवाब है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय आप लोग से पढ़ते आ रहे हैं। और महावीर, कपिल, बुद्ध, सिद्धार्थ, गोसाल, कोसाल, मक्खली गोसाल। मक्खली गोसाल का सही जवाब हो जाएगा। बहुत बढ़िया। लॉर्ड वेवेल योजना, वेवेल प्लान जिसको बोलते हैं, का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत में जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था वो वेवेल प्लान के तहत हुआ था। तो आपको ये भी पूछ सकता है कि भारत में अंतरिम सरकार का गठन किस योजना के तहत हुआ? तो आप वेवेल योजना बोल सकते हैं। ठीक है, अंतिम सरकार बनी थी 1946 में।
ये। अगला क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कब की थी? ये तो इजी क्वेश्चन है, हम लोग बताना चाहिए। फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस कौन है? 1942। नो, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई। कैबिनेट मिशन ने भारत को कितने समूह में बांटने का प्रस्ताव किया था? वो भारत को कितने भाग में बांटना चाहता था कैबिनेट मिशन? हाँ? 3। तो कैबिनेट मिशन जब भारत आया तो उसका टारगेट था कि भारत को 3 पार्टों में डिवीजन किया जाए। हाँ। इल्बर्ट विल विवाद किस वर्ष हुआ? इल्बर्ट विल विवाद किस वर्ष हुआ? नहीं याद है? इसका सही आंसर हो जाएगा 1883, 1883। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई थी 1934 में। अगला क्वेश्चन है, सुनामी का कारण क्या है? जो सुनामी आता है ना, तो सुनामी का क्या कारण है कि सुनामी क्यों आता है? तो इसका कारण है समुद्र तल में भूकंप। समुद्र के अंदर जब भूकंप आएगा तो फिर वो पानी जो है वो फट खींच देगा और बाढ़ आ जाएगा हर जगह। सुनामी के कारण? हाँ, सुनामी आने का कारण है कि समुद्र के अंदर से भूकंप आता है। जमीन भूकंप आता है तो धरती हिलता है, और समुद्र भूकंप आएगा तो कितना बड़ा पानी होता है, कितना गिरेगा। पर्वत की घूर्णन गति सबसे अधिक कहाँ होती है? पृथ्वी जो है सबसे अधिक कहाँ घूमती है? ऑप्शन, ध्रुवों पर, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा सही जवाब होगा। जहां भूमध्य रेखा होता है वहां पे पृथ्वी की घूर्णन गति ज्यादा तेज है। चलिए आगे क्वेश्चन आते हैं, आइसलैंड किस प्रकार का द्वीप है? आइसलैंड किस प्रकार का द्वीप है? नहीं पता है? इसे ज्वालामुखी द्वीप कहते हैं। पिछले क्लास में आप लोग को बताया गया था कि जो ज्वालामुखी फटता है या जो दो चीजें टकराती हैं, कौन जैसे हाँ, दो प्लेटें टकराती है, भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट, उसके टकराने से भी हिमालय का निर्माण हुआ, या वैसी प्लेटें टकराएंगी तो द्वीपों का निर्माण होता है। प्रीवियस क्लास में आपको बताया गया सब्जेक्ट में। डोल ड्रम्स क्षेत्र किस प्रकार का होता है? डोल ड्रम्स क्षेत्र किस प्रकार? देखिए, आप लोग अपने आप को इतना बड़ा समझते हैं, लेकिन एक भी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के पास नहीं, और आप लोग गर्व से इसे कल फिर से याद करके नहीं आइएगा, ये भी मुझे पता है। क्योंकि आप लोगों को लगता है कि सर फालतू का बकवास करते हैं और हम लोग उसको जानते हैं। तो अगला क्वेश्चन का जो आंसर था इसका हो जाएगा निम्न दाब क्षेत्र। निम्न दाब क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेगुल मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? बिल्कुल सही, कपास के लिए। मॉनसून शब्द का क्या अर्थ है? मॉनसून शब्द का क्या अर्थ? तो मॉनसून से ही मानसून बना है और इसका अर्थ होता है मौसमी परिवर्तन। कौन सा राज्य बायोस्फीयर रिजर्व की सर्वाधिक संख्या रखता है? ये ही मैंने उस क्लास में, जब ज्योग्राफी का फर्स्ट क्लास था उसमें मैंने इसको मेंशन किया है, लेकिन आप लोगों को तो खैर बहुत तेज है, बड़े हो गए। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तराखंड, झारखंड। मध्य प्रदेश सही जवाब होगा इसको। अगला क्वेश्चन है, माउंट कोस्टको कहाँ स्थित है? माउंट कोस्टको कहाँ स्थित है? तो सही जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? नर्मदा नदी पश्चिम दिशा, हाँ, पश्चिम की ओर बहती है। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? अमरकंटक नर्मदा का। बहुत सुंदर। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही जवाब है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 250। बढ़िया। अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को क्या कहा? संविधान की आत्मा। बहुत सुंदर। आपातकाल संविधान के किस भाग में वर्णित है?
भाग पूछ रहे हैं, अनुच्छेद तो हम लोग को पढ़ चुके हैं 352, 356, 360। भाग बताइए। 18वें भाग में मनी बिल का निर्णय कौन लेता है? लोकसभा अध्यक्ष। क्या था अरे वो धन विधेयक था। धन विधेयक। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? आखिर मानव विकास सूचकांक जो हम लोग आता है कि भाई हमारा देश इतना ऐसे हो गया, तो ये कौन लाता है? नहीं, UNDP। हाँ, रिवर्स रेपो रेट का अर्थ क्या है? सब 12th लेवल का क्वेश्चन है। हाँ रिवर्स रेपो रेट मतलब इसका ऑप्शन क्या है? करेक्ट। RBI से बैंकों को ऋण, विदेशी निवेश, निर्यात दर, बैंकों द्वारा RBI में जमा धन पर ब्याज। बैंकों में RBI द्वारा जमा धन क्या? बिल्कुल, तो बैंक जो RBI में अपना धन जमा करते हैं उस पर उनको जो ब्याज मिलता है इसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। GNP का क्या अर्थ है? ग्रॉस नेशनल सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। बहुत बढ़िया। कैपिटल अकाउंट किससे संबंधित है? पूंजीगत। दीर्घकालिक वित्तीय लेन देन, लॉन्ग टर्म में जो होता है ना लेन देन। फ्रेंचाइजी मार्केटिंग किसका उदाहरण है? फ्रेंचाइजी मार्केटिंग किसका उदाहरण है? बना घरेलू पूंजी, सरकारी निवेश, पोर्टफोलियो निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है इसका सही जवाब हो जाएगा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। साइंस से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। साइंस और इन्फॉर्मेशन से DNA का फुल फॉर्म क्या होगा? डाइऑक्सी एसिड। ओके। ब्लैक होल की अवधारणा किसने दी? आइंस्टीन, न्यूटन, हाइमैन, स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग करेक्ट आंसर है। हिग्स बोसॉन को किस नाम से जाना जाता है? हिग्स बोसॉन को किस नाम से जाना जाता है? गॉड पार्टिकल, एनर्जी पार्टिकल, न्यूट्रॉन, क्वार्क। रॉन्ग, गॉड पार्टिकल राइट आंसर। वायरस क्या है? वायरस क्या है? जीवित और निर्जीव दोनों का मिश्रण। केवल जीवित, केवल निर्जीव, प्रोटीन दोनों का मिक्सअप है। वायरस है तो जीवित और निर्जीव और दोनों का। तो बाहर तो किसी के टच में होता तब तक वो निर्जीव। ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? बार बार मत्स्य पालन राइट आंसर है। ग्रीन हाउस का प्रभाव में सबसे प्रमुख गैस कौन सी है? नहीं, गैस इसको बोलते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड। CFC गैस है किस परत को नुकसान पहुंचाते हैं? ओजोन करेक्ट आंसर है। मिशन लाइफ का उद्देश्य क्या है? जैव प्रौद्योगिकी, ऊर्जा उत्पादन, शिक्षा सुधार, टिकाऊ जीवन शैली। टिकाऊ जीवन शैली का करेक्ट आंसर होगा। नैनो टेक्नोलॉजी का मुख्य सिद्धांत क्या है? सूक्ष्म स्तर के पदार्थों का नियंत्रण इसका सही जवाब होगा। सूक्ष्म छोटे स्तर पे, नैनो मतलब क्वांटम एंटेंगलमेंट का संबंध किससे है? उप परमाणुक कणों के पारस्परिक स्थिति से इसका सही जवाब हो जाएगा। कुछ इंटरनेशनल रिलेशंस पे क्वेश्चन ले लेते हैं 10 क्वेश्चन, क्योंकि 40 क्वेश्चन तक हो चुके हैं। 50 क्वेश्चन आप लोगों को पर डे कराने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप लोग इसका फिट कर लेते हैं तो हमको नहीं लगता है कि SSC निकालना बहुत ज्यादा टफ होगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन हम लोग उस लेवल के ले रहे हैं जो टफेस्ट लेवल हो। रेगुलर को जो आप यूज करते हैं वो करते भी हाई लेवल पे। जहाँ पे कंपटीशन ज्यादा होगा वो हम लोग करने की कोशिश करें। ओके, तो ओपेक OPEC का हेडक्वार्टर है, मुख्यालय कहाँ है? ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क, वियना। वियना करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड। SCO संघाई सहयोग संगठन का स्थापना कब हुआ था? 2001। क्वाड, कल भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। क्वाड समूह में कौन कौन से देश शामिल हैं? क्वाड
तो क्वाड में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, चार ही देश है क्वाड। विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP को नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला? 2020। यूनेस्को की स्थापना कब हुई? 1940 16 यूनेस्को 16 नवंबर 1945 16 नवंबर 1945 करेक्ट। 24 अक्टूबर 1945 को यूएन का स्थापना हुआ। स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किस वर्ष हुआ? 13, 14, 15, 16। 14 करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड। गति शक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? अब इसको मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, ग्रामीण शिक्षा, कृषि सुधार, डिजिटलीकरण। रॉन्ग आंसर है मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर विकास से जवाब होगा। वन हेल्थ की अवधारणा का लक्ष्य क्या है? वन हेल्थ की अवधारणा का लक्ष्य क्या है? आंसर होगा मानव, पशु, पर्यावरण में संतुलन स्थापित करना, बैलेंस बनाना, चाहे वो ह्यूमन हो, नेचर हो या एनिमल हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मूल सिद्धांत क्या है? AI जो आजकल चल रहा है, इसका मूल सिद्धांत क्या है? आखिर AI क्यों मार्केट में है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मूल सिद्धांत यह है कि मशीन ही मानव जैसी सोचने की क्षमता डेवलप कर। और 50वां क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन पर IPCC रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की गई थी? उसका सही जवाब होगा संयुक्त राष्ट्र। भारत ने महिला विश्व कप का खिताब कब जीता? 2025 2 नवंबर 2025। 2 नवंबर 2025 बढ़िया जवाब है। लेकिन उस मैच में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहे, इसका कमेंट आप कीजिएगा। ऐसे बता सकते